हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं वीएमएमसी सफ्ताजन का स्टूडेंट हूँ। आई होप कि ज़्यादातर लोगों का आप में से सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा अब तक और आपने रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी। अब जिन लोगों का नहीं भी हुआ है उनके भी 2 या 3 चैप्टर ही रह रहे होंगे एट मैक्सिमम। तो रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी 5 या 6 महीने का टाइम बचा है। अभी से रिवीजन करोगे तब जाकर नीट तक आपकी रिवीजन 100% हो पाएगी। आप फुली कॉन्फिडेंट रह पाओगे। अब जैसे कि आपको पता ही है कि हम रिवीजन शीट्स बना रहे हैं आपके लिए। मैं फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन शीट्स प्रोवाइड करी हैं आपको। अब फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, फिर सरफेस केमिस्ट्री में तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का आपको पता ही है कि ईजी सब्जेक्ट है पूरे सिलेबस के, बाकी सिलेबस के कंपैरिजन में। तो इसे अभी निपटा लो, क्योंकि अभी जितने भी आपको फॉर्मूलाज वगैरह समझने हैं, अप्लाई करना है, अभी सीख लो ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो नीट के टाइम में आपको इसमें और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आपका एंड में टाइम काफ़ी बच जाएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ईजी है पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाता है। तो अभी से प्रिपेयर कर लो, फ़ायदे में रहोगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब पहले तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इन पे सीधा नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो सबसे पहले कंडक्टेंस का सीधा 1/r होती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है। फिर रेजिस्टिविटी, इसका फॉर्मूला भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसका सिंपल के होता है इसका फॉर्मूला। फिर जो यहाँ पे नई टर्म आती है वो भी ईजी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इसके फॉर्मूलाज। ये 5 फॉर्मूला, ये पांचों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट पे सीधा इन फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाता है। फ्री के 4 नंबर है आपके। अब वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे जो ये डॉट वाली मोलर कंडक्टिविटी है, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अब जो वेरिएशन क्या होती है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो वेरी करती है लीनियरली विद अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो लीनियरली वेरी नहीं करती, उसका वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। ये 2 ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में भी इनसे क्वेश्चन आ सकता है और नीट में भी आ सकता है। तो ये 2 ग्राफ पढ़ लेना। उसके बाद ये लो है। नाम मुश्किल है पर लो में कुछ भी नहीं है। सीधी बात है कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल आयंस। अब इसको एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है ये। जैसे कि NaCl है, तो NaCl के मोलर कंडक्टिविटी Na+ के मोलर कंडक्टिविटी और Cl- के मोलर कंडक्टिविटी का सम होएगी सीधा इन्फिनिट डाइल्यूशन पे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस टाइप के फॉर्मूले आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, जो कि मैक्सिमम होती है। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर वही इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले C∝² बाय 1 - अल्फा। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो यार, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस काफ़ी बड़ी है, मतलब सिंपल चीज़ें हैं, वो आप पढ़ लेना, कहीं से भी समझ लेना। प्रोसेस पे कभी क्वेश्चन नीट में तो आया नहीं है, ना ही कभी बोर्ड्स में। तो जिन पॉइंट्स पे आपको नीट में क्वेश्चन मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इन 2 चीज़ें आप कभी भूल नहीं सकते कि जो रिडक्शन होती है वो कैथोड पे होती है, जो ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड पे होती है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि हम मोल्टन लेड ब्रोमाइड की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो PbBr2 Pb2+ और 2Br- में टूटेगा। तो Pb2+ की रिडक्शन होती है कैथोड पे, तो कैथोड पे Pb ऑब्टेन होएगा। और Br- की ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, तो ऑक्सीडाइज होकर Br2 मिलेगा एनोड पे। ओवरऑल रिएक्शन ये होएगी। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना नीट में भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस आप समझ लेना, एक बार पढ़ लेना NCERT में से या कहीं और से, पर ऐसा सीधा प्रोसेस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है।
अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताए थे उन पे क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, वैसे ही इन पे भी आ जाता है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये भी कुछ नहीं है, कहता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है कैथोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हम चार्ज पास कर रहे हैं। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे फिर ऐसी फॉर्मूला निकल जाता है W इज इक्वल टू ZIT। यहाँ पे I करंट है, T टाइम है, जो आपका Z है, Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस बाय 96,500। ठीक है। अब जो सेकंड लॉ है वो भी इजी है कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा उसके इक्विवेलेंट वेट के, मतलब WA बाय WB इज इक्वल टू आएगा EA बाय EB के। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब यार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फंक्शनिंग वगैरह एक बार पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से, उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है पर आपको वो एक बार पता होनी चाहिए, नॉलेज के लिए ज़रूरी है वो भी। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, कहाँ पे कैथोड होती है, कहाँ पे एनोड होती है, क्या यूज होते हैं, वो पढ़ लेना। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। वो है ए नोड सेल। ए नोड सेल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निकलता कैसे, सीधा सीधा ए नोड कैथोड माइनस ए नोड एनोड। यहाँ पे जो ए नोड है वो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से और रिडक्शन पोटेंशियल से। मुझे शुरू में काफ़ी कंफ्यूजन होती थी इन चीज़ों में। अब इसकी एप्लीकेशंस जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपको पेपर में ये आ सकता है कि ए नोड सेल दे दिया 2-3 एलिमेंट्स का, आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सीधी सीधी बात है कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होएगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होएगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। अब इसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन तभी फिजिबल होएगी जब जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो। तीसरा एप्लीकेशन, टू प्रेडिक्ट के मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नोट। अब जो सिर्फ वही मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं कैन ओनली लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये 3 एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, इन 3 एप्लीकेशंस पे आपको नीट में क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। अब इसके बाद नर्न्स इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना आप कि ई सेल इज इक्वल टू ए नोट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लोड ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने वैल्यूज चेंज करी थी कैथोड पे और एनोड पे, तो उसके बाद पूछा था कि ई सेल में क्या चेंज आएगा। तो आपको पूरा न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे वैल्यूज डाल लड़के, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होएगा। इससे बेटर है जनरल जो वेरिएशन रहता है वो ये रहते हैं कि आपका ई सेल इंक्रीज होता है जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं कैथोड पे, और डिक्रीज करता है जब कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं एनोड पे। अगर ये सिर्फ ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो आप सीधा सीधा इससे निकाल सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब सिर्फ ई सेल कंपेयर करना हो तब के लिए, अगर वैल्यू पूछी है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब ई नोट सेल का फॉर्मूला माइनस 2.303 RT बाई NF log Kc। 298 केल्विन पे अगर आप F और RT की वैल्यू पुट करोगे तो वो आ जाता है ए नोट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई N इंटू में log Kc। अब इसके बाद कंसंट्रेशन सेल, ये भी ईजी है, कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन सेल तब बनता है जब सेम मेटेरियल इलेक्ट्रोड डिप करती है सेम इलेक्ट्रोड सोल्यूशन में हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, उसको हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। कंसंट्रेशन सेल में याद रखना कि ए नोट सेल 0 होता है पर आपका ई सेल 0 नहीं होता है। ई सेल का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, यहाँ पे C1 आपकी कंसंट्रेशन एट एनोड है और आपकी C2 कंसंट्रेशन एट कैथोड है। अब आगे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log के प्राइमरी सेल और बैटरीज। इसके बाद प्राइमरी सेल और बैटरीज पे नीट में तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया अब तक, वो भी फ्यूल सेल उन्होंने पूछा था सीधे सीधे क्या होता है, तो फिर भी मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ बातें लिख दी है। ये आप बाकी चैप्टर आपके रिवाइज हो जाए तो ये याद कर लेना, नहीं तो नीट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं सेल्स। ठीक है। अब सबसे पहले ड्राई सेल की एनोड जिंक होता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल कंटेनर, कैथोड ग्रेफाइट रोड, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्ड MnO2 विद कार्बन, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन और ओवरऑल सेल रिएक्शन ये दी हुई है। ऐसे ही मर्क्यूरी सेल ट्राई कर लेना, एनोड कैथोड तो याद कर लेना क्या क्या होती है। रिएक्शन याद नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल छोड़ के जाने से बेटर कुछ कर जाए, क्या पता इस बार क्वेश्चन आ जाए, अब तक नहीं आया तो हम बिल्कुल ही श्योर नहीं हो सकते।
मर्क्यूरी सेल में आप अपनी Zn कंटेनर एनोड होता है, कार्बोनोड कैथोड होती है, इलेक्ट्रोलाइट होता है अपना मोइस्ट HgO विद KOH, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। मर्क्यूरी सेल को वॉचेस में यूज़ करते हैं, ये याद कर लेना। अब सेकेंडरी सेल वो सेल्स और रिचार्ज हो सकते हैं। इसमें मेनली लेड स्टोरेज बैटरी है, इसमें एनोड लेड प्लेट से होती है, कैथोड होती है जिड्डो फ्लैट पैक्ड विद PbO2, इलेक्ट्रोलाइट अपना dilute H2SO4 होता है। ये कैथोड रिएक्शन है, ये एनोड रिएक्शन है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप कि आप रिविजन पे आप ध्यान देंगे और अपना ट्राई करना कि जो जो इजी चैप्टर्स हैं वो अभी निपटा दो, ताकि बाद में उन्हें टाइम ना देना पड़े, क्योंकि अभी वो काफ़ी क्विकली निपट जाएंगे। बाद में आपको टाइम देना पड़ा तो प्रॉब्लम आएगी, ताकि बाद में जो मुश्किल चैप्टर्स हैं जिनके लिए आपको बार बार रिविजन चाहिए, जिनको याद करने में टाइम लगेगा, आप उन पर टाइम दें। ठीक है, थैंक यू।